नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका खबर दोपहर में। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार दूसरे दिन कमी आई है। बीते 24 घंटे में 40,134 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 422 लोगों की मौत हुई है। 3 दिनों पहले कोरोना के आंकड़े 43,000 के पार पहुंच गए थे, लेकिन शनिवार और रविवार को देश के अधिकांश हिस्सों में पूर्ण लॉकडाउन की वजह से कोरोना के मामले कम हुए हैं। 36,946 मरीजों को अस्पतालों से डिस्चार्ज कर घर भेजा गया है। राहत की बात है कि नए मामलों में कमी के साथ साथ ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके साथ ही देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 4,13,718 पर पहुंच गई है। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है। इस दौरान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त अपने आराध्य की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में लाइनों में लगे दिखाई दिए। इस दौरान पूरा शिवालय महादेव के जयकारों से गूंज उठा। ये दो तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश से दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर मेरठ की और दूसरी तस्वीर मुरादाबाद की है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से शिवालयों में महादेव के अभिषेक के लिए भक्त एकत्र हुए हैं। हालांकि इस दौरान कोरोना के नियमों की साफ तौर पर धज्जियां उड़ती दिखाई दी। तो सावन का दूसरा सोमवार आज और भगवान भोलेनाथ के भक्तों की मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। इस दौरान कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां जरूर उड़ती हुई देखी गई हैं, लेकिन भक्तों में जो अपार श्रद्धा है वो कोरोना के डर से कहीं ज़्यादा ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, पहली मेरठ से और दूसरी मुरादाबाद से, जहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग अब अपने आराध्य को खुश करने के लिए तमाम तरीकों से उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं श्रावण मास के दूसरे सोमवार को शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह 4 बजे से ही शिवालयों में अभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई थीं। मेरठ के प्रसिद्ध औघड़नाथ मंदिर और सदर स्थित बिल्वेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की 5 बजे काफी लंबी लाइनें लग गईं। शिव भक्तों ने भगवान शिव की पूजा कर देश और खुद को कोरोना की तीसरी लहर से मुक्ति की कामना की। मंदिरों में कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना की गई। ज्योतिष के मुताबिक इस बार श्रावण मास के दूसरे सोमवार को नवमी तिथि होने के चलते सोमवार का महत्व और भी बढ़ गया है। आज ही के दिन कृत्तिका नक्षत्र भी लग गया है और चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेगा, जहां पर राहु पहले से ही विराजमान है। राहु और चंद्रमा से इस दिन ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है, जिससे इस सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होगी। कोरोना काल में भी आस्था जो है, आस्था आप देख ही रहे हैं। पब्लिक सुबह 4 बजे से लाइन में लगी हुई है और सब जो है नियमों का पालन किया जा रहा है। जो भी निर्धारित नियम है, जैसे मास्क लगाना है, थोड़ा 5-5 करके अंदर भेजना है, जैसे कि आपने देखा होगा। लेकिन फिर भी जो है इतना भय होते हुए भी लोग जो है आस्था भय पर भारी है। ये देखिए, लोगों में उत्साह है, भगवान के प्रति कितना उत्साह है। श्रावण मास भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसलिए लोग दूर दराज से भी जो है सुबह जो पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये सिलसिला 11 बजे तक चलेगा। वहीं पर जैसे पिछली बार लॉकडाउन था, दर्शन नहीं थे, दर्शन कपाट बंद थे, इस बार लगता है कि आस्था ज्यादा है। हाँ, तब भी आस्था थी। तो हमने जो है ये प्रचार किया, घर में रह के बाबा का ध्यान करो, घर में पूजा कर लो, क्योंकि अगर जीवन है तो सब कुछ है। जीवन रहेगा तो फिर सावन आएगा, अगला सावन आएगा, कोई बात नहीं, फिर कावड़ आएगी, फिर अपनी पूजा करेगी, फिर सोमवार आएंगे। पहले परिवार आप यहाँ है सुरक्षित। लोगों का अभी उत्साह ज़्यादा है, अपने हरिद्वार जल लेने नहीं जा रहे हैं, जिस वजह से अब भीड़ ज़्यादा है और लोगों के मन की भावना 2 साल से छुपी हुई थी, वो अब जाके जागृत हुई है। अब 2 साल से लोगों ने जल नहीं चढ़ाया, तो लोगों के मन की भावना के साथ जल चढ़ा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग जल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि भगवान अगर भोलेनाथ की कृपा से, भगवान की कृपा से सारे कार्य पूर्ण होते हैं। वो संसार के मालिक हैं और भगवान की आस्था बनी रहती है और भगवान के भक्तों की आस्था बनी रहती है। मौसम की बात करते हैं। राजस्थान में मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक भारी बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण बांध ओवरफ्लो हो गए हैं और ऐसे में पानी की निकासी के लिए उनके गेट खोल दिए गए हैं। पूर्वी राजस्थान में स्थित पांचना बांध में
पानी की भारी आवक होने के कारण उसके 6 गेट खोले गए हैं। इससे भद्रावती और बरखेड़ा नदी उफान पर आ गई है। धौलपुर में आंगई डैम के 22 में से 19 गेट खोल दिए गए हैं। कोटा संभाग के बूंदी जिले में बारिश से दीवार गिर जाने से एक मासूम बच्ची की उसके नीचे दबकर मौत हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। और भरतपुर जिले में नदी के पास रहने वाले आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। तो भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर 2 अगस्त की सुबह से सबसे खराब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र खानकुल हुगली में लोगों को बचा रहा है। अब तक 20 लोगों को बचाया जा चुका है। ग्रामीण एसपी अमरदीप के अनुसार हुगली के धनियागढ़ के सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाके खानकुल में गर्दन जितना ऊंचा पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीम ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। लगातार बारिश और डीवीसी द्वारा पानी छोड़े जाने से जिले के आरामबाग संभाग के खानकुल में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। दामोदर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई गांवों का आपस में संपर्क टूट गया है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। कई लोगों ने अस्थायी शिविरों में शरण ली है। द्वारकेश्वर नदी बांध खानकुल के बांदीपुर काली तल्ला में टूट गया है और पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। खानकुल के मत्तीपाड़ा में रूपनारायण नदी का तटबंध भी फिर टूट गया है। बचाव अभियान के दौरान एनडीआरएफ की नाव भी कथित तौर पर पानी में पलट गई थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश से गंगा के जलस्तर में बढ़ाव तेज हो गया है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर अब खतरे के निशान से कुछ ही मीटर दूर रह गया है, जिससे यहां घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। वहीं हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट पर शवदाह स्थल भी बदल दिए गए हैं। घाट किनारे रहने वालों को अलर्ट किया गया है। सोमवार सुबह से नाव संचालन पर रोक है। जल पुलिस की ओर से बताया गया है कि 2 दिनों से गंगा का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ने लगा है। गांव में नौका संचालन पर आपकी जगह गंगा में नौका संचालन पर निगरानी के लिए कमिश्नरेट पुलिस के साथ ही जल पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। दशाश्वमेध घाट पर स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं को गंगा में उतरने से मना किया गया। हालांकि कई शिव भक्त गंगा में डुबकी लगाते नजर आए। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी से ललिता घाट और मणिकर्णिका घाट पर चल रहा निर्माण कार्य भी गंगा में डूब गया है। घाट पर रखा गया मलबा पानी में समा गया है। ये पानी परसों सुबह से बढ़ रहा है। घाटों का संपर्क टूट चुका है क्या सारे? हाँ, घाट डूब रहे हैं और पानी बढ़ रहा है जल स्तर, इसलिए मतलब आप घाट से उस घाट तक जा नहीं सकते? हाँ, जा नहीं सकते। घाट होकर के नहीं जा सकते। घाटों का संपर्क आपस में एक दूसरे से टूट चुका है। कितने सेंटीमीटर बड़ा होगा पानी? करीबन 7 मीटर पानी बढ़ चुका है। क्या नाम है आपका? भरत निषाद। भरत जी, कितने घाटों का संपर्क टूटा हुआ है? घाटों का तो पूरा 84 घाटों का संपर्क टूट चुका है पानी बढ़ने से। जो है कितना पानी बढ़ रहा है डेली? पानी तार से बढ़ रहा है, जो है 24 घंटे में 4-5 फुट 6 फुट पानी आ रहा है। कितने दिन से बढ़ रहा है? ये हो गया करीब 4 दिन के लमसम। तो आप लोग कितनी दिक्कत हो रही है? अब दिक्कत क्या, अब नाव बांधने में दिक्कत हो रहा है। पानी बढ़ रहा है, हम लोग को बड़ी दिक्कत समझ में आ रहा है। बाहर से आने वाले लोगों को कितनी? बाहर से आने वाले। तो यहाँ पर रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए एएनबी के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रयागराज में गंगा यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते नदी किनारे दफन लाशें ऊपर आने लगी हैं। महज 58 दिन में फाफामऊ घाट के पास गंगा किनारे दफन 368 लाशें मिल चुकी हैं। प्रयागराज नगर निगम लगातार इन शवों का हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करवा रहा है। रविवार देर रात 11 शवों का अंतिम संस्कार कराया गया। सोमवार की सुबह भी 2 शव बाहर आए हैं। मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने 4 जून को खुद कई लाशों को मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया था। यह सिलसिला तभी से जारी है। अब 7 अगस्त को नगर निगम ने सभी मृतकों की आत्मा की शांति के लिए सामूहिक 13वीं का आयोजन कराने का फैसला लिया है।
गंगा में जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। शवों को दफन करने से घाट के आसपास कई जगह टापू बन गए थे, वे सब भी डूबने लगे हैं। जहां ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहां कटान के कारण शव रेत से ऊपर आ गए हैं। नगर निगम की निगरानी टीम इन शवों को गंगा के पानी से निकाल कर दाह संस्कार कर रही है। मैं यहाँ पे दिल्ली का नज़ारा यहाँ देख रहा हूँ, कालिंदी का। कल पानी यहाँ पे काफ़ी नीचे था, उसके पहले हम लोग डेली जो स्पीड से पानी की बढ़ने की स्पीड है कल से आज तक में ये स्पीड कम से कम ये 6 फीट पानी बढ़ा है। इसके पहले की स्पीड थोड़ा स्लो थी, लेकिन जो समझ में आया कि हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, इसको देखते हुए ये पानी बहुत ही जल्द जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे स्पर्श करेगा। हो सकता है हमारा योगा क्लास जो यहाँ पे चल रहा है वो आगे की ओर हमें स्थानांतरण कर दिया जा सकता है कहीं भी। मैं यहाँ डेली टहलने आती हूँ और यहाँ देखती हूँ रोज़ थोड़े थोड़ा पानी बढ़ता था, लेकिन इधर 2 दिन में करीब 6 फीट पानी बढ़ा हुआ है और बाढ़ बहुत तेज़ी से आ रही है। और मुझे लगता है कि अभी 1-2 दिन में शायद पानी जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ भी आ जाए। काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। पानी काफ़ी तेज़ से बढ़ रहा है। इधर ये गंगा यमुना का पानी एक साथ ही एकदम बहुत तेज़ से बढ़ता चला आ रहा है। 2-3 दिन से पहले बहुत पानी नीचे था, आज 6 से 7 फीट पानी और बढ़ गया है और पानी हर जगह से छोड़ा जा रहा है। तो हमें लगता है कि ये 2-3 दिन में पानी और ये ऊपर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए टीवी एएनबी न्यूज़ के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय महिला हॉकी टीम ने यादगार प्रदर्शन करते हुए पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बना ली। सोमवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल में भारत ने वर्ल्ड नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से मात दी। यूपी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक ने महिला हॉकी टीम को बधाई दी। सभी ओलंपिक के सभी खिलाड़ियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, पूरे भारत की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। जिस ढंग से खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में ओलंपिक में और दुनिया में खेलों में भारत का नाम बहुत रोशन होगा। जम्मू कश्मीर सर द्रोही श्रेणी में आएंगे, सरकारी अच्छी तरह सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है, वहाँ का जो प्रशासन है बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक मिनट सर, मुहर्रम आने वाला है, जो जानकारी मिली है उस पर कुछ विवाद है और मौलाना साहब से भी हम बात कर रहे हैं और कोई न कोई बीच का रास्ता नहीं। तो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को देशद्रोही घोषित किया जाएगा। ऐसे लोगों को जम्मू कश्मीर सरकार किसी भी सरकारी नौकरी में मौका नहीं देगी। इसके अलावा ऐसे लोग अगर पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें पासपोर्ट भी नहीं दिया जाएगा। प्रशासन के इस फैसले का जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने स्वागत किया है। राष्ट्रद्रोही ताकतों के ऊपर जम्मू कश्मीर में लगातार प्रहार जारी है। यहां आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ पहले ही मोदी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार और गृह मंत्रालय द्वारा जो नया अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा, वो पत्थरबाजी की घटनाएं हों, वो आतंकवादियों या अलगाववादियों का समर्थन करने वाले लोग हों, उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस अब नहीं मिले। वो पत्थरबाज हों, अलगाववादी हों, आतंकवादियों के हमदर्द हों, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा उसको जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रकार के सरकारी सहयोग अब प्राप्त नहीं होगा। ना तो उसका पासपोर्ट बनेगा, ना उसको कहीं किसी प्रकार की कोई सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही बड़े सरकारी प्रोजेक्टों में ऐसे राष्ट्र विरोधी शक्तियों को शामिल किया जाएगा। ये गृह मंत्री अमित शाह जी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय का ये बहुत बड़ा फैसला है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर भारत देश का अभिन्न हिस्सा है और जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा उसकी जगह सलाखों के पीछे है।
तो भारत ने फ्रांस से अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की कमान संभाली। संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनएससी की एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस पर रक्षा विशेषज्ञ शिवली देशपांडे ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। ये इसीलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने एक 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी रखी है, 3 सिग्नेचर मीटिंग्स रखे हैं हमने। उसमें पहला मुद्दा ये है कि मरीन टाइम सिक्योरिटी, दूसरा मुद्दा ये है कि पीस कीपिंग, और तीसरा जो है वो काउंटर टेररिज्म। ये तीनों इम्पोर्टेंट है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, क्योंकि मरीन टाइम सिक्योरिटी अगर हम देखें तो साउथ चाइना सी, चाइना जिस तरह की दबंगाई दिखा रहा है साउथ चाइना सी में, फिर दूसरा जो है वो पीस कीपिंग है। नेचुरली भारत ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है पीस कीपिंग के लिए यूनाइटेड नेशंस में, और वैसे भी पूरी दुनिया में पीस कीपिंग शांति रखना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देशों में जो लड़ाई हो रही है दूसरे देशों में, तो जो है वो काउंटर टेररिज्म तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरी दुनिया ये आतंकवादी के मसले से जूझ रही है, और ज़्यादातर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका ने पुल आउट करने के बाद अफगानिस्तान से, जो अफगानिस्तान और चाइना की जो तालिबान और चाइना की चर्चा चल रही है, और जो तालिबान का वर्चस्व वहां पर अफगानिस्तान में प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहा है तालिबान। तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। ये सरकार खुद पैसा बर्बाद कर रहा था, हम क्या करें? ये हमारा हक है। ये सारे देश नहीं, सारे दुनिया भर में ये चर्चा हो रहे हैं कि ये जासूसी कांड सिर्फ हमारे देश के मुद्दा नहीं, जहां इजराइल की सरकार इसमें जांच पड़ताल कर रहे हैं, जहां फ्रांस की सरकार जांच पड़ताल कर रही है, जहां हंगरी की सरकार जांच पड़ताल कर रही है, जहां अमेरिका की सरकार जांच पड़ताल कर रही है, सर यूरोपियन देश जांच पड़ताल कर रहे हैं। हमें इसमें डर क्यों? मोदी जी को डर क्यों कि पेगासस एक जासूसी कांड है, जिस जासूसी कांड में सारा हिंदुस्तान को सरकार अपने चपेट में लेना चाहते हैं। तो जहां सबके लिए खतरा बनते जा रहे हैं, वो मुद्दा अगर हम पहले चर्चा के लिए चाहिए थी। इसमें हमारा दोष क्या है? हम तो चर्चा चाहते हैं शुरू के दिन से, किसान के मुद्दे हो, महंगाई के मुद्दे हो, कोविड के मुद्दे हो, ये शुरू के दिन से हम कहते आ रहे हैं। लेकिन जब पेगासस की मसला सामने आ गए हैं, तो हमें सरकार से गुजारिश किया कि सारे देश की जासूसी कांड, इतना बड़ा जासूसी कांड इतिहास में नहीं हुई। तो जो इतिहास में कभी इतना बड़ा जासूसी कांड नहीं हुई, तो ये जासूसी कांड की जो मसला, ये सदन में चर्चा हो। हमें कुछ सवाल है बस, उसके बाद सारे सदन आराम से चलाए। हम भी यहाँ बाहर से आए हैं माहौल की हवा खाने के लिए नहीं, हवा माहौल में मस्ती करने के लिए नहीं आते हैं। दूर दराज गांव के हम नुमाइंदे हैं, आते हैं लोगों की बात रखने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए। हम मिनिस्टर नहीं है उन लोगों की तरह। सदन खत्म, मिनिस्ट्री में चला जाएगा, हमारा काम है, और काम हम करने नहीं पाते। ये सरकार की ये अकड़पन की चलते ये है, ये हम भी कहे हैं, बुलडोजिंग हो रहे हैं, ये सदन की मर्यादा के खिलाफ कार्रवाई किया जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जब सदन चलते हैं तो बाहर जाके रिजर्वेशन की ऐलान कर देते हैं। सारे हमारे जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की जो प्रतिष्ठा है, ये प्रतिष्ठा की सारे खिलाफत कर रहे हैं ये लोग। देखिए बात यह है कि ये सरकार की और खासकर हमारा गृह मंत्रालय की सबसे बड़ा नाकामियां है। अगर नहीं हो तो वहां से घूम के आने का तुरंत बाद ऐसा क्यों होते थे? अमित शाह जी नॉर्थ ईस्ट की जो सियासत, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जो दिल की भावना, वो नहीं समझते। मिजोरम, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल, अंदर की अंदरूनी जो मसला है वो नहीं समझते। इसलिए वहां जाते हैं, बड़ा बड़ा बात करके आते हैं, फिर गोली चलते हैं दोनों पक्ष में। तो ये सरकार की और खासकर गृह मंत्रालय की नाकामियां, ये मैं जरूर कहूंगा। वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए एनबी के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुख करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने संसद की कार्यवाही पर बोलते हुए कहा कि बिल पास करने में कोई जल्दबाजी नहीं होगी। तो हम तो चाहते हैं कि 7 मिनट नहीं 7 घंटे आप डिबेट करिए, डिस्कशन करिए, बिल पे भी करिए और जिस मुद्दे पे भी चाहते हैं करिए, लेकिन आप वेल में होंगे तो बिल तो पास होगा। अब ये तो होता नहीं ना कि आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को हाईजैक करने की कोशिश करें। तो जब सरकार पूरी तरह से मजबूती के साथ एक ही बात कह रही है कि आप डिबेट, डिस्कशन और डिसीजन के पार्टिसिपेशन करिए, तो इसमें कहाँ किसी तरह की कोई आपत्ति है। अब आप वेल में हैं और कहते हैं बिल पास मत करो, तो ये तो ऐसा तो होता नहीं ना। कोई पार्लियामेंट की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप 7 मिनट नहीं 7 घंटे करिए बात, 17 घंटे आप डिबेट डिस्कशन में पार्टिसिपेट करिए, देर रात तक बैठ करके करिए, ये तय हुआ है, लेकिन नहीं कर रहे हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा हो चुकी, बिल सर्कुलेट किए जाते हैं, 48 आवर बिफोर सर्कुलेट होते हैं, सारे मेंबर्स को बिल जाते हैं। पूरी बिल जो है वो जो बिजनेस होता है उसमें जो है वो उसको आता है, उसमें लिख करके आता है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अगर आप वेल में रहेंगे और बिल पे आप सवाल करेंगे तो मुझे लगता है ये कोई सवाल नहीं है। मेरी अभी भी अपील यही है कि आप इस पार्टिसिपेट करिए, जो भी डिबेट चाहते हैं, डिस्कशन चाहते हैं, जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है उसके डिसीजन में आप पार्टिसिपेट करिए। उम्मीद है देखिए हो सकता है ऊपर वाला कुछ। मुझे लगता है कि जो राज्यसभा में चेयरमैन साहब ने डिसीज़न किया है, उस डिसीज़न पर तो चेयरमैन ही साहब अपना जो कुछ भी फैसला करेंगे, लेकिन एक चीज़ समझना चाहिए कि आप जिस मुद्दे पर इतनी दिनों से शोर मचा रहे हैं कि साहब इस पर डिबेट करो, डिस्कशन करो, उस पर स्टेटमेंट दे रहे थे आईटी मिनिस्टर अश्विनी जी, और आप स्टेटमेंट पे क्लियरिफिकेशन लेने का आपको एक मौका था। आप चाहते तो उस पर पूछते कि भाई हम इससे सहमत नहीं है, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए। राज्यसभा में ये व्यवस्था है, लेकिन उसके करने के बजाय उन्होंने चिड़ाफाड़ी का काम शुरू कर दिया। तो उससे एक चीज़ समझ में आई कि जो भी इनका मुद्दा है ये तर्कों और तथ्यों से बिल्कुल कोसों दूर है और कहीं ना कहीं फेक एंड फैब्रिकेटेड किस्से कहानियों के आधार पर सदन की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश है। तो इस बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने मुलाकात की है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख हलचल। राजद प्रमुख का कहना है कि देश को समाजवाद की जरूरत है। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां बढ़ती हुई और अखिलेश यादव ने ट्विटर पर मुलाकात की तस्वीरें साझा की हैं। अखिलेश ने जो फोटो साझा की हैं उसमें दोनों चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और इसी के मद्देनजर इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। तो सपा के मुखिया कहे जाने वाले नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव और राजद के सुप्रीमो लालू यादव के बीच मुलाकात हुई है और साफ तौर पर लालू यादव की तरफ से कहा गया कि देश को समाजवाद की जरूरत है। सोशलिस्ट जो विचारधारा है उसको लेकर लालू यादव की तरफ से बड़ी टिप्पणी सामने आई है और इस मुलाकात को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्विटर पर यह मुलाकात की तस्वीरें साझा की हैं और इन तस्वीरों में दोनों चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। तो शिवसेना नेता संजय राउत का एक अहम बयान सामने आया है जिसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना के रास्ते अलग हैं, लेकिन बीजेपी का कोई नेता शिवसेना पर हमला करने की नहीं सोच सकता। कुछ बाहरी लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बीजेपी वाले नहीं करते हैं। मैं बीजेपी को जानता हूँ, जरूर हमारे रास्ते अलग हुए हैं, जरूर हम राजनीतिक हमारे रास्ते अलग हैं, लेकिन हम बहुत साल एक दूसरे के साथ काम किए हैं, एक साथ काम किए हैं। कोई भी ओरिजिनल बीजेपी का नेता या कार्यकर्ता शिवसेना भवन पर हमला करने की भाषा कभी नहीं कर सकता। हमें मालूम है बीजेपी क्या, कोई भी राजनीतिक दल महाराष्ट्र, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, चाहे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हो, चाहे MIM हो, कोई भी शिवसेना भवन की एक गरिमा है महाराष्ट्र।
हमेशा एक प्रखर राष्ट्रभक्त लोगों की ये वास्तु है, ये इमारत है। बाला साहब ठाकरे वहाँ बैठे थे। मुंबई में जो बम विस्फोट हुए थे उस वक्त सेना भवन के नीचे भी बम रखा था, इसलिए कि वहाँ प्रखर हिंदुत्ववादी लोग बैठते हैं, बाला साहब ठाकरे बैठते हैं। तो ये जगह ख़त्म करनी चाहिए, इसलिए दाऊद इब्राहिम के लोगों ने वहाँ भी बम रखा था। एक बहुत बड़ी परंपरा, इतिहास शिवसेना भवन को हमेशा महाराष्ट्र और देश के संरक्षक के रूप में उस वास्तु को देने। ये जो लोग हैं, कोई विधायक है, वो बीजेपी के नहीं है ओरिजिनल, वो बाहर से आए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का माल है। ऐसे लोग होते हैं ना, ऐसे लोग इस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ओरिजिनल बीजेपी वाले इस प्रकार की भाषा कभी नहीं करेंगे, और यही लोगों की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी डूबने वाली है। तो रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि बीजेपी वाले भड़काऊ बयान देते हैं। साथ ही ये भी कहा कि पेगासस पर सरकार की जैसी गंभीरता होनी चाहिए वैसी नहीं है। दूसरे देशों में जांच चल रही है, लेकिन हमारे देश की सरकार जांच से बच रही है। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नेता लगातार गुंडई वाला बयान दे रहे हैं, तोड़फोड़ की भाषा कर रहे हैं। हमें लगता है राजनीति में हिंसा को भड़काने वाली बात करना, किसी दल के कार्यालय को तोड़ देने की बात करना, ये उचित नहीं है। हमें लगता है कि इस तरह से वातावरण बिगड़ता है। बीजेपी को चाहिए कि अपनी नेताओं को वो कंट्रोल करे, जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना हो। ये बीजेपी की जिम्मेदारी है। पेगासस जासूसी कांड, जिस तरह से गंभीरता होनी चाहिए, केंद्र की सरकार उतनी गंभीरता से विषय को नहीं ले रही। फ्रांस में जांच शुरू हो गई, इजराइल ने खुद जांच शुरू की है, एनएसओ के दफ्तर को छापा मारा गया, लेकिन केंद्र की सरकार पेगासस को लेकर टाल मटोल कर रही है। सीधा सवाल है कि पेगासस की सॉफ्टवेयर को खरीदा गया कि नहीं। अगर किया गया है तो जानकारी देनी चाहिए, पार्लियामेंट के भीतर चर्चा होनी। वहीं जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ताजा बयान से बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहा ही जाना चाहिए। उनके इस बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी की प्रतिक्रिया आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी आदरणीय नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल बता रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल थे, लेकिन जब से वो पलटी मार मटेरियल बने तो सीएम के लायक भी जनता ने नहीं छोड़ा, 3 नंबर की पार्टी बना दी। अब पीएम मटेरियल जो कह रहे हैं तो हास्यास्पद है ना। बीजेपी के गोद में बैठकर नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल का सपना नहीं देख सकते। जेडीयू के लोगों को रह रह कर कीड़ा काटता है और वो नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल बताने लगते हैं। नीतीश कुमार जी में अगर थोड़ी भी समाजवाद विचारधारा का अंश जीवित है तो आज भी उनको बीजेपी का साथ छोड़ना चाहिए, बीजेपी के गोद से बाहर निकलना चाहिए। नीतीश कुमार जी को सीएम भी नहीं बनने देना चाह रही थी बीजेपी, चुनाव में जो खेला उन्होंने किया था। और आज भी नीतीश कुमार जी कुर्सी के मोह के कारण आज बीजेपी के साथ हैं। महागठबंधन में जब आए थे तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भी कहा था, और नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल होते हैं, पीएम होते हैं, तो एक बिहारी होने के नाते हम लोगों को भी फक्र होगा, हमारी भी शुभकामना होगी। लेकिन अब तो उन्होंने जो पलटी मार राजनीति की, इससे उनका यूएसपी पूरी तरह से खत्म हो गया। अब बीजेपी उनको कहीं का नहीं छोड़ी, कुर्सी के मोह में उन्होंने पलटी मारी। लेकिन आज अगर वो महागठबंधन में होते
तो निश्चित रूप से एक चेहरा हो सकते थे। लेकिन अब जेडीयू के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए। अब कहीं कुछ नहीं है, इसलिए जनता ने सीएम मटेरियल के लायक भी अब उनको नहीं समझा, इसलिए 3 नंबर की पार्टी हो गए वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार की हिटलरशाही और तानाशाही रवैया से सब ऊब चुके हैं। जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्ष की आवाज़ को ये सरकार दबाना चाहती है। ये केंद्र सरकार की जो हिटलरशाही और तानाशाही रवैया है, जो अहंकार, सत्ता के नशे में जो लोग चूर हैं, वो विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। विपक्ष को बोलने तक नहीं दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी हों, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी हों, अखिलेश यादव जी हों, ममता बनर्जी, जितने विपक्ष के नेता हैं, कि इन्हीं की आवाज़ को सरकार नहीं बोलने दी जाती है, उन्हें आवाज़ को दबाना चाहती है। आखिर सरकार क्यों विपक्ष से घबराती है? लोकतंत्र में विपक्ष भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, सरकार का अंग है। बिना विपक्ष के सरकार बेलगाम हो जाती है। लेकिन ये जो सरकार का रवैया है, ये रवैया से सभी विपक्षी पार्टियां, सभी पार्टियां तो परेशान हैं ही, जो बीजेपी के अंदर लोग हैं, नेता हैं, वो भी परेशान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस पाठशाला से निकले हैं, आरएसएस की पाठशाला में ज्ञान की बात होती नहीं है। नफरत उन्माद फैलाने की, समाज तोड़ने की, धर्म के आधार पर लड़ाई लगाने की, यही सब सिखाया जाता है। अब नेहरू जी को अगर बीजेपी के कोई नेता कहते हैं, उन पर सवाल खड़े करते हैं, तो आश्चर्य होता है कि नेहरू जी हों, गांधी जी हों, जो पुराने रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी हों, चाहे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके फैसले के कारण आज देश 70 वर्षों के बाद भी सीना तान कर खड़ा है। इसमें नेहरू जी का, गांधी जी का, लोगों का, पुराने जो नेता हैं, उनका योगदान रहा, इसे नहीं भूलना चाहिए। उनको ज्ञान की कमी है, इसलिए वो बीजेपी आरएसएस के पाठशाला में जो शिक्षा उनको मिली है, इस कारण से वो नेहरू जी पर सवाल खड़े करते। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अमित शाह के यूपी दौरे पर समाजवादी पार्टी के नेता सुनील यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था पर भी प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताए जाने वाले बयान पर भी सपा नेता सुनील यादव ने अपनी राय जाहिर की। सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। जासूसी वाले मामले में जांच भी होनी चाहिए और देश के सामने सच भी आना चाहिए। आखिर क्या कारण है जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, विपक्ष के नेताओं की जासूसी कराते हो आप सम्मानित पत्रकारों की जासूसी कराते हो, उद्योगपतियों की जासूसी करा रहे हो, कुछ अपने भी बड़े नेताओं की जासूसी करा रहे हैं। तो आखिर सरकार को जासूसी कराने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार किस बात से डर रही है? क्योंकि झूठ के आधार पर, जुमलों के आधार पर आपकी सरकार खड़ी है, इसलिए आपको जासूसी कराने की जरूरत पड़ रही है। पीवी सिंधु ने पूरे देश का नाम दुनिया के सामने एक बार फिर रोशन किया है। हम सब लोग उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और खुशी होती है जब देश का खिलाड़ी दुनिया के सामने तिरंगा लहराता है, तो मुझे लगता है पूरे देश को गौरव महसूस होता है। देखिए, एक बात पूरे देश में तय हो गई है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। उसकी शुरुआत बंगाल से हो गई है। 22 में उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के लोग भाजपा को खत्म कर देंगे और 24 आते पूरे देश में भाजपा के खिलाफ गुस्सा है, किसानों में, रोजगार, जवानों में। ये उसी सिलसिले में ये बातें निकल के आना शुरू हो गई हैं। तो नीतीश कुमार जी भी बहुत दिनों तक शायद बीजेपी में रुक पाएं। मुझे लगता है कि हर बार वो बीजेपी का स्वाद लेते हैं। सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों से
समझौता करने वाले नीतीश कुमार जी पूरे देश में पहले ऐसे नेता हैं जो हर बार सत्ता के लिए समझौता कर लेते हैं। देखिए, सच ये है कि जो लोग अभी भी नेहरू जी को दोषी बताते हैं वो नहीं चाहते हैं कि उन पर बहस हो। असली दोषी तो वही हैं। 2014 से पहले देश की अर्थव्यवस्था कहाँ थी, 2014 के बाद की अर्थव्यवस्था कहाँ है। तो इसी चीज से आपको अनुमान लग जाएगा कि जो देश चला रहा है वो देश को तरक्की की तरफ ले जा रहा है या देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। अब तो मुझे लगता है महंगाई देख करके डीजल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।